Welcome on Easy Learning. Now I am going to explain the next part of the Plato. Now in this part I am going to explain about philosophy of human pre-existence of souls. तो यहाँ पे आप प्लेटो बताते हैं कि बिफोर बर्थ द सोल्स ऑफ ह्यूमंस यूज टू कंटेम्पलेट द प्योर एंड परफेक्ट फॉर्म्स इन द आइडियल वर्ल्ड। कहते हैं जन्म लेने से पहले जो ह्यूमंस के सोल्स होते हैं वो कंटेम्पलेट क्या करते हैं, मतलब वो चिंतन क्या करते हैं, और ये जो होते हैं प्योर होते हैं, परफेक्ट फॉर्म होते हैं इस आदर्श दुनिया में, इन द आइडियल वर्ल्ड। ड्यू टू सम मिस्टीरियस फॉल्ट दे आर बॉर्न हियर। कहते हैं जो सोल्स होते हैं ये कुछ रहस्यमयी गलती के कारण धरती पर जन्म ले लेते हैं। इम्प्रिजन्ड इन द बॉडी, ये बॉडी में आके कैद हो जाते हैं। एंड प्रिवेंटेड फॉर्म, यहाँ पे फ्रॉम होना चाहिए, सोरिंग अप टू कंटेम्पलेशन ऑफ दोज आइडियाज। और जन्म लेने के बाद क्या होते हैं, जो भी आइडियाज़ वो पहले सोच रहे होते हैं वो सभी को आगे बढ़ाने में या सोरिंग करने में वो रुक जाते हैं। नॉलेज इज व्हेन वी आर एबल टू ट्रायम्फ ओवर फॉरगेटफुलनेस एंड रिकॉल। कहते हैं नॉलेज वही चीज़ होती है जब हम अपने भूले हुए चीज़ों को दोबारा याद करते हैं और उसके ऊपर ट्रायम्फ करते हैं या विजय पाते हैं। बी इट एवर सो डिमली, भले यह धीरे धीरे क्यों न हो रहा हो। दोज फॉर्म्स वी हैड वंस कंटेम्पलेटेड, वो सारे फॉर्म जिसे हम अचानक कंटेम्पलेट किए थे, कहते हैं उसी के बारे में ये दिए हुए। इसके बाद दिए हुए हैं टू हॉर्सेस के बारे में। टू हॉर्सेस के बारे में इन्होंने बताया है कि कैसे टू हॉर्सेस अलग अलग टाइप से जो है फंक्शन करते हैं और उसे जो चैरिटियर होते हैं वो कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो प्लेटो नोटिस द एविडेंट फैक्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विद द डेप्थ्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। कहते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर ही जो है बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट है और उसी के बारे में जो है यहाँ पे प्लेटो ने नोटिस किया। एंड इन फैड्रियस एक इनका वर्क है, जैसे रिपब्लिक है। शी गिव्स हिज क्लासिक कंपैरिजन ऑफ द चैरिटियर, वो चैरिटियर की जो है क्लासिकल कंपैरिजन देते हैं। हु स्ट्रगल्स टू कंट्रोल टू ट्रबलसम स्टेट्स, जो कि दो ट्रबलटम जो स्टेट घोड़े होते हैं, जो ट्रबलसम होते हैं, उनको जो है कंट्रोल करने के लिए स्ट्रगल करते हैं। हु टेंड टू पुल इन डिफरेंट वेज, जो घोड़े होते हैं वो अलग अलग रास्ते की तरफ खींचने का प्रयास करते हैं। द कैरेक्टर इज द रैशनल एलिमेंट इन मैन। कहते हैं जो मैन के अंदर में जो कैरेक्टर है वो रैशनल एलिमेंट है, मतलब मैन ऐसा सोचता है कि हम इसको अपने तरीके से ले जाएं। विच स्ट्रगल्स टू ब्रिंग अबाउट ए हारमोनी बिटवीन अपोजिंग पोल्स, जो चाहता है कि ये जो अलग अलग जो घोड़े खींच रहे हैं इसको हम एक लाइन में ले चलें और इस तरीके से हम स्टेट के ऊपर काबू पा सकें। और ये जो अपोजिंग पोल्स है ये स्पिरिचुअल है और एपिटेटिव एलिमेंट हो मैन का, दोनों हॉर्सेस का, ठीक है। तो ऑफ द स्पिरिचुअल एंड एपिटेटिव एलिमेंट इन मैन द टू हॉर्सेस। अब इन्होंने स्पिरिचुअल जो एलिमेंट है उसको वाकई में गुड हॉर्स माना है, जो कि डोसाइल होते हैं, अपने तरीके से काम करते हैं, ओबीडियंट होते हैं टू रीजन एंड वुड लीड स्टेट अप टू द गुड। और ये क्या होते हैं कि बिल्कुल सही तरीके से अपना फंक्शन करते हैं। बट एपिटाइट एलिमेंट इज अनब्राइडल्ड, लेकिन कहते हैं यहाँ पर में कि जो यहाँ पर में जो व्यक्ति होता है जो चैरियट को चला रहा होता है उसके अंदर अगर एपिटाइट एलिमेंट होते हैं तो उनके ऊपर लगाम नहीं हो पाती है, क्योंकि ये अपने तरीके से घोड़े को चलाना चाहते हैं और ये नियम के खिलाफ चले जाते हैं और परिणाम में ये होता है कि
उन्हें चाबुक का इस्तेमाल करना पड़ता है, घोड़े को मारना पड़ता है और फिर वो घोड़ा जो है उस तरीके से चलता है। तो ये था टू हॉर्सेस का। अब आएगा दी आफ्टर लाइफ। तो ये है आपका दी आफ्टर लाइफ का। अब दी आफ्टर लाइफ में क्या कहते हैं कि इफ़ द बॉडी इज़ द प्रिजन ऑफ द सोल, कहते हैं कि अगर ये बॉडी हमारा सोल का एक कैद खाना है, जो आत्मा है हमारा शरीर का, उसका अगर मतलब कैद खाना है, देन डेथ इज़ द मोमेंट ऑफ इट्स जॉयफुल रिलीज। तो मृत्यु जो है वो क्या होती है, अगर हमारी मृत्यु हो जाती है तो उसी पल हम इससे बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं। इट इज़ द मोमेंट व्हेन सोल इज सेट फ्री एट लास्ट फ्रॉम द बॉडी। यही वो पल होता है, इट इज़ मोमेंट मीन्स यही वह पल होता है जब सोल को आज़ाद कर दिए जाते हैं हमारे इस अंतिम शरीर से। The immortality of the soul is argued from the fact that it is, unlike the body, not made of parts. और सोल की जो अमरता है या इमॉर्टलिटी है, जो कभी नहीं मरती है सोल, उसके सच्चाई उसके बहस को लेके उसकी सच्चाई को लेके ये बहस की जाती है कि यह हमारे जो शरीर है के पार्ट हैं, जैसे कि आइज़ हैं, लेग्स हैं, हैंड्स हैं, उनकी तरह नहीं बने हुए हैं। इन द मिथ ऑफ एयर इन द रिपब्लिक, कहते हैं रिपब्लिक में जो एयर की मिथ है उसमें प्लेटो प्रेजेंट्स द एस्कैटोलॉजी। प्लेटो जो है क्या करते हैं, एस्कैटोलॉजी को प्रेजेंट कर। अब ये एस्कैटोलॉजी क्या है वो बता देते हैं थोड़ा सा। ये जो एस्कैटोलॉजी होते हैं, इसका मीनिंग होते हैं, ये हमारे थियोलॉजी का एक हिस्सा होते हैं। थियोलॉजी जो है वो रिलीजन है, और ये डेथ, जजमेंट और जो फाइनल होते हैं उससे जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इसी को एस्कैटोलॉजी कहा जाता है। He believed in the transmigration of souls and finally settles for an ultimate and irrevocable retribution where the good enter a kind of paradise and the recalcitrant are consigned to the torments of Tartarus. कहते हैं वो जो सोल होते हैं उनके जो पुनर्जन्म होते हैं, ट्रांसमाइग्रेशन, उन पे भी विश्वास करते थे, और अंत में वो ये बात पे मान लेते हैं, सेटल करते हैं कि एंड फाइनली सेटल्स फॉर एन अल्टीमेट एंड इररिवोकेबल रेट्रीब्यूशन। इररिवोकेबल रेट्रीब्यूशन क्या होते हैं? इररिवोकेबल तो होते हैं जो बदला न जा सके, और रेट्रीब्यूशन होते हैं इसमें खास करके पनिशमेंट इन्फ्लिक्टेड ऑन समवन, मतलब किसी भी व्यक्ति के ऊपर जो है पनिशमेंट दिए जाते हैं, यातना दिए जाते हैं, खास करके अगर उन्होंने कोई गलत काम किया होता है तो उसके बदले में जो उनको सज़ा मिलता है उन्हीं को रेट्रीब्यूशन कहा जाता है। वेयर द गुड एंटर काइंड ऑफ पैराडाइज, जहाँ पे अगर अच्छा काम किए हुए व्यक्ति होते हैं तो उन्हें स्वर्ग मिलती है, और जो हठी होते हैं, जो गलत काम किए होते हैं या सही से काम नहीं किए होते हैं इस धरती पर में, तो उन्हें जो है टैरटरस को छोड़ दिया जाता है। ये टैरटरस हो सकता है कोई डेविल हो, जहाँ पे उनको जो है वो यातना दी जाती है, जहाँ पे उनको तंग किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है फिलॉसफी ऑफ गॉड। द वर्ल्ड इज बिकमिंग एंड दैट मस्ट हैव ए कॉज, दस ही आर्ग्यूज टू इट डिवर्ज। कहते हैं जो वर्ल्ड जो है वो बन रही है, और इस वर्ल्ड के बनने के पीछे जो है कुछ ना कुछ कारण जरूर होंगे। इस तरीके से वो डिमर्ज के ऊपर बहस करते हैं। अब यहाँ पे डिमर्ज क्या है, तो डिमर्ज होते हैं आपके खास करके किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ अगर बनता है तो उसके बनने के पीछे जो कारण होता है या उसके पीछे जो जिम्मेवारी होती है जिस चीज़ की, उसको डिमर्ज कहा जाता है। प्लेटो स्पीक्स ऑफ द हाईएस्ट फॉर्म। प्लेटो जो है सबसे हाईएस्ट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। द फॉर्म ऑफ गुड एंड ब्यूटीफुल, कहते हैं जो फॉर्म गुड और ब्यूटीफुल की है,
ही डज नॉट एक्सप्लिसिटली कॉल दिस फॉर्म गॉड, लेकिन वो खुल करके इस फॉर्म को जो है वो गॉड का फॉर्म नहीं मानते। इसके बाद है फिलॉसफी ऑफ मॉरल्स एंड पॉलिटिक्स, कि मॉरल और पॉलिटिक्स की जो फिलॉसफी है, मतलब दर्शन है। तो फ्रॉम सोक्रेट्स प्लेटो इनहेरिटेड द ग्रेट प्रॉब्लम ऑफ डिटरमिनिंग द फाउंडेशन ऑफ एथिकल लाइफ। कहते हैं सोक्रेट से प्लेटो ने बहुत सारा जो है वो चीज़ों को लिया था, इनहेरिट किया था, जो कि एक समस्या थी, ग्रेट प्रॉब्लम थी, या मतलब समझने के लिए या निश्चित करने के लिए कि जो नैतिक हमारे जीवन है, एथिकल लाइफ है, उसका क्या फाउंडेशन होनी चाहिए। वॉज इट नेचर, फिजिक और कन्वेंशन, नॉमोस। इन अर्लियर डेज दे वर कंसिडर्ड टू बी द नेचर। पहले के दिनों में उन्हें नेचर समझे जाते थे। दे वर सपोज टू हैव डिवाइन ओरिजिन। ऐसा माना जाता था कि जो नेचर जो है, इनकी उत्पत्ति जो है वो दैवी तरीके से हुआ है, डिवाइन ओरिजिन से हुआ है। बट द ऑल टू ह्यूमन गॉड्स कुड नो मोर प्रोवाइड इट। लेकिन कहते हैं ह्यूमन गॉड भी जो है वो इस चीज़ को नहीं समझा सकता था या बता सकता था दुनिया को। द sophists had suggested that laws were made by man and might as easily be unmade। और सॉफिस्ट यह सुझाव दिए कि जो लॉ होते हैं वो लोगों के द्वारा बनाए गए हैं और इसको बहुत आसानी से जो है फिर तोड़ा भी जा सकता है। स्लोली दिस आइडियाज गेन्ड मोमेंटम, और यही आइडिया धीरे धीरे जो है जोर पकड़ लिया। द स्टॉर्म्स ऑफ सोशल अनरेस्ट दैट अरोज इन इट्स वेक अंडरमाइंड द स्टेबल मॉरल ट्रेडिशंस। कहते हैं सामाजिक जो बेचैनी थी उसमें जो हलचल हुआ, स्टॉर्म्स हुआ, दैट अरोज इन इट्स वेक, इसने क्या किया, जो स्टेबल मॉरल ट्रेडिशन थी, जो मॉरल ट्रेडिशन बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी, उसको बर्बाद कर दिया, अंडरमाइन कर दिया। ऑन विच द ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द सिटी स्टेट लार्जली डिपेंडेड, जिस पर में एक सही ठीक ठाक सा जो है सिटी स्टेट, जो बहुत बड़े सिटी स्टेट थे, उनके विकास जो है वो निर्भर था। एज द इन्फ्लुएंस ऑफ एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड्स डिक्लाइंड, जैसे ही एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड्स का पतन हो गया, उनके प्रभाव का पतन हो गया। एंथ्रोपोमॉर्फिक होते हैं गॉड, ऐसा गॉड जिस गॉड में ह्यूमन का लक्षण दिखे, उसी को एंथ्रोपोमॉर्फिक गॉड कहा जाता है। तो जैसे इनका पतन हो गया, द रीजनरेशन ऑफ द सिटी स्टेट रिक्वायर्ड सम न्यू ट्रांसेंडेंटल प्रिंसिपल। तो कहते हैं सिटी स्टेट का जो रीजनरेशन है, जिसमें कि सिटी स्टेट को दोबारा रीजनरेट किया जा सके, उसमें कुछ ट्रांसेंडेंटल जो है वो प्रिंसिपल की जरूरत थी। ट्रांसेंडेंटल प्रिंसिपल का मतलब होता है जो इस जीवन के परे होते हैं, उसको ट्रांसेंडेंटल प्रिंसिपल कहा जाता है। एज ए बेसिस फॉर द ऑर्डर ऑफ इट्स पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, जिससे कि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर में ऑर्डर लाया जा सके, एंड द वैलिडेशन ऑफ इट्स लॉज, और इसके नियम की भी कुछ महत्व हो। नेक्स्ट है वो है द नेचर ऑफ लव। द नेचर ऑफ लव के बारे में क्या कहते हैं। इन द सिम्पोसियम प्लेटो डिस्क्राइब्स द नेचर ऑफ लव। नेचर ऑफ लव के बारे में डिस्क्राइब करते हैं। सिम्पोसियम भी इनका एक वर्क है। इसी में ही आस्क्स द क्वेश्चन हु इज लवर, वह यह क्वेश्चन पूछते हैं कि हर लवर कौन है। ए लवर इज समवन हु लैक्स दैट विच विल मेक हिम और हर हैप्पी। कहते हैं एक लवर वही होता है जिसके अंदर में कोई चीज़ की कमी होती है और जो चीज़ उनको खुश बनाती है या हैप्पी करती है। व्हाट विल मेक द लवर हैप्पी, कहते हैं लवर को क्या चीज़ जो है हैप्पी बनाती है। इज़ टू पजेस द ब्यूटीफुल एंड गुड फॉर एवर, वो ये कि उसके अंदर में ब्यूटीफुल हो और हमेशा उनके लिए अच्छा हो, वही जो है उन्हें जो है हैप्पी बनाती है। एंड द लवर इज़ रिसोर्सफुल, लवर क्या है, रिसोर्सफुल है। लव इज़ द सन ऑफ पॉवर्टी एंड रिकोर्स। लव क्या है, तो पॉवर्टी और रिकोर्स का, रिसोर्स का सन है।
इन सीकिंग व्हाट ही और शी लैक्स, यह तलाश करने में कि जिस चीज़ की उन्हें कमी होती है, अगर वो चीज़ उन्हें प्राप्त हो जाती है तो वहीं उनकी हैप्पीनेस होती है। It is resourcefulness propelled by longing that moves the lovers up the ladder of love. ये एक ऐसा रिसोर्स होता है जो कि इच्छा से तैयार होती है, और ये किसी भी लवर को जो है वो लव की जो सीढ़ी होती है उनके ऊपर तक ले जाती है। At each stage the lover is only partially satisfied. हर एक स्टेज पे लवर जो है कुछ ना कुछ सेटिस्फाई होता है, थोड़ा बहुत सेटिस्फाई होता है, and therefore powerfully motivated to discover whether there might be something still more satisfying. और इस कारण से अभी भी काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं यह डिस्कवर करने के लिए कि क्या जितना सेटिस्फैक्शन उनको मिला है उससे भी ज़्यादा कुछ सेटिस्फैक्शन है इस दुनिया में जो उन्हें हो सकता है। Being in the world one starts with the beauty that he or she sees in the world. कहते हैं इस दुनिया में होने के कारण कोई भी व्यक्ति जो है वो ब्यूटी से किसी चीज़ को स्टार्ट करता है, जिसमें किसी व्यक्ति को सबसे पहले सुंदरता दिखता है, जिस सुंदरता को लव मान लेता है, जो वह इस दुनिया में देखता है। अ ब्यूटीफुल गर्ल और बॉय फॉल्स इन लव, ब्यूटीफुल गर्ल और बॉय को क्या होते हैं, लव में फॉल कर जाते हैं, उन्हें प्यार हो जाता है। बट डिस्कवर्स दैट दिस ब्यूटी इज़ नॉट यूनिक, लेकिन बाद में उनको पता चलता है कि ये जो सुंदरता है, ब्यूटी है, वो अनोखा नहीं है। स्लोली द लवर मूव्स टू द मोर ब्यूटीफुल सोल, धीरे धीरे लवर क्या होते हैं और सुंदर जो सोल होते हैं उनकी तरफ मूव करता है, जिसका नाम कैरेक्टर है। द ब्यूटीज ऑफ लॉज एंड इंस्टीट्यूशन, और सुंदर तो है लेकिन उसकी सुंदरता के क्या सब नियम है, उनका क्या इंस्टीट्यूशन है। एंड फाइनली द आइडिया ऑफ गुड इटसेल्फ, और अंत में मान लेता है कि गुड ही जो है, अगर अच्छा चीज़ होती है तो उन्हीं से लव करना किया जाना चाहिए, ना कि रूप रंग देख के किया जाना चाहिए। इसके बाद है जस्टिस के ऊपर बताते हैं। इन हिज फिलोसफी प्लेटो गिव्स ए प्रोमिनेंट प्लेस टू द आइडिया ऑफ जस्टिस, ये जस्टिस को जो है एक प्रोमिनेंट प्लेस देते हैं। प्रोमिनेंट का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस जिससे कहा जाता है। प्लेटो वॉज हाईली डिससेटिस्फाइड विद द प्रिवेलिंग डिजेनरेटिंग कंडीशंस इन एथेंस, प्लेटो बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट थे, डिससेटिस्फाइड थे। किससे? तो एथेंस में जो खराब स्थिति चल रही थी, अब वो स्थिति बहुत ही मतलब प्रिवेल हो गई थी, वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हावी हो गई थी। तो उसी से द एथेनियन डेमोक्रेसी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ रुइन, जो एथेन की जो लोकतंत्र है वो बर्बादी के कगार पे थी। ऑन द वर्ज ऑफ मीन्स के कगार पे होना। एंड वॉज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर सोक्रेट्स डेथ, और ये सोक्रेट की मृत्यु के कारण ऐसा हुआ था, क्योंकि सोक्रेट की मृत्यु हो गई थी। जो सोक्रेट की डेथ जो है, इनका अंतिम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि अगर सोक्रेट की डेथ नहीं हुई होती तो ऐसा नहीं होता। Sophistic teaching of the ethics of self-satisfaction resulted in the excessive individualism, also induced the citizens to capture the office of the state for their own selfish purposes. कहते हैं सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए जो एथिक्स है, एथिक्स के बारे में जो सोफिस्टिक टीचिंग ने बताया है वो ये बताया है कि ये रिजल्टेड एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म, उन्होंने ये बताया है कि एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म जो है इसका रिजल्ट है। मतलब कोई भी व्यक्ति अपने फ़ायदे के लिए कोई काम करना चाहता है समाज में। ऑल्सो इंड्यूस्ड द सिटीजन्स टू कैप्चर द ऑफिस, और ये जो एक्सेसिव इंडिविजुअलिज्म है इसने किसी भी सिटीजन्स को जो है वो स्टेट की जो ऑफिस है उसको हथियाने के लिए जो है अपनी ओर खींचते हैं। इंड्यूस मतलब अपनी ओर खींचना।
और ये केवल अपने फायदे के लिए, फॉर देयर ओन सेल्फिश पर्पसेस। अकॉर्डिंग टू द सॉफिस्ट रूल्स ऑफ जस्टिस आर मियर कन्वेंशंस। और सॉफिस्ट रूल्स के अनुसार जस्टिस जो है यह केवल एक कन्वेंशंस है। कन्वेंशंस का मतलब जानते ही हैं, जिसका मतलब होता है जो उनका अपना एक हिसाब किताब है, अपना एक रवैया है, किसी भी व्यक्ति है कि हमारे तरीके से कोई भी चीज़ हो इस दुनिया में। आइडियल जस्टिस अकॉर्डिंग टू देम इज़ हाई माइंडेड फुलिशनेस। उन सब के अनुसार से जो आइडियल जस्टिस है, जो जस्टिस सबके लिए बराबर हो, तो वो जस्टिस ऐसे व्यक्ति के लिए हाई माइंडेड फुलिशनेस है। मतलब ऐसे जस्टिस को वो सही नहीं मानते हैं। व्हाट इज जस्टिस, व्हाट इज एडवांटेजेस टू द सेल्फ। जो जस्ट होता है, न्याय होता है, वो ये होता है कि अपने फायदे के लिए हो। मोस्ट प्रॉफिटेबल टू वंस लाइफ, यह केवल अपने व्यक्ति के जिंदगी के लिए ये अधिक प्रॉफिट वाला हो। सिम्स टू बी द व्यू हेल्ड बाय मैनी, और उनका विचार जो है वो ऐसा विचार होना चाहिए जो कि कई लोगों के द्वारा सही ठहराई जानी चाहिए। Plato, however, holds the view that there is an ideal of justice which we should try to appropriate. लेकिन फिर भी प्लेटो जो है ये आइडियल ऑफ जस्टिस को जो है वो मानते हैं और कहते हैं हमें आइडियल ऑफ जस्टिस को ठीक करने की, अप्रोप्रिएट बनाने की कोशिश करनी चाहिए। The condemnation of Socrates, though legal, was not just according to him. कहते हैं जो सोक्रेट की जो निंदा हुई थी, कॉन्डेमनेशन हुई थी, भले ही ये लीगल कानूनी हो, लेकिन यह उनके लिए जो है न्याय नहीं था। इन द मिथ ऑफ रिंग ऑफ गेजेस, कहते हैं गेजेस को जो रिंग है, उनके जो मिथ हैं उनके अनुसार से, द शेपर्ड बॉय हु वेंट टू द अंडरवर्ल्ड, एक शेपर्ड बॉय था जो अंडरवर्ल्ड गया था। वो जब अंडरवर्ल्ड गया तो उसे क्या हुआ कि एक सब मिली थी, लाश मिली थी, उसके ऊपर एक अंगूठी रखी हुई थी, वो उसे मिल गया। विच वुड मेक हिम इनविजिबल, जो अंगूठी उन्हें गायब कर दिया करता था। When turned towards himself, जब उस अंगूठी को वो अपनी तरफ घुमाता था तो। Invisible when turned outside, और जब वो बाहर चला जाता था, आउटसाइड का मतलब जब बाहर की ओर वो उसको घुमा दिया करता था अंगूठी को, तो वो फिर से अपनी फॉर्म में आ जाता था या दिखाई पड़ता था। Had adultery with the wife of the king, उससे जो किंग की वाइफ थी उसके साथ संबंध हो गया था। तो उसके बाद उस बॉय ने क्या किया, शेफर्ड बॉय ने किंग को मार दिया। एंड लेटर टुक ओवर द किंगडम, और बाद में उनके जो राज्य थे उनको हथिया लिया। द शेपर्ड बॉय वॉज नॉट जस्ट, कहते हैं शेपर्ड बॉय ने अपने फायदे के लिए काम किया था, लेकिन वह जस्ट नहीं था। ही हैड नो कंट्रोल ओवर हिज डिजायर्स, उससे अपने डिजायर्स पे कोई कंट्रोल नहीं रहा। द आइडियल सोसाइटी अकॉर्डिंग टू प्लेटो इज वन इन विच जस्टिस रेंट सुप्रीम। प्लेटो के अनुसार से एक आदर्श समाज वही होता है जहाँ पे जस्टिस जो है सबसे ऊपर होती है। मतलब जस्टिस सही तरीके से होना चाहिए, वो सभी के फेवर में होना चाहिए। द नेचर ऑफ जस्टिस एज प्रोपाउंडेड बाय प्लेटो इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ए वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी। जो जस्टिस की नेचर है, जो कि प्लेटो के द्वारा बताया गया है, प्रोपाउंड किया गया है, यह एक अच्छी खासी समाज जो होती है उसका एक मुख्य सिद्धांत होता है। मतलब अगर कोई भी सोसाइटी सही तरीके से चल रही है तो वो तभी चलेगी जब जस्टिस वहाँ पे ठीक ठाक होगी। अगर जस्टिस ठीक ठाक नहीं होगी तो वो वेल ऑर्डर्ड सोसाइटी नहीं रह पाएगी। अकॉर्डिंग टू प्लेटो जस्टिस इज़ अ ह्यूमन वर्चू। प्लेटो के अनुसार से कहते हैं जो न्याय होती है वो ह्यूमन की गुण होती है, वर्चू होती है। दैट मेक्स ए पर्सन सेल्फ कॉन्सिस्टेंट एंड गुड, जो कि किसी भी पर्सन को जो है वो सेल्फ कॉन्सिस्टेंट एंड गुड बनाती है। सेल्फ कॉन्सिस्टेंट का मतलब होता है कि वो खुद अपने काम को नियम से करता चला जाता है और उनके अंदर में अच्छाइयाँ आ जाती है। सोशली जस्टिस इज़ ए सोशल कॉन्सियसनेस, और सामाजिक तरीके से देखा जाए तो जस्टिस एक सामाजिक चेतना होती है। दैट मेक्स ए सोसाइटी इंटरनली हारमोनियस एंड गुड,
जो कि सोसाइटी को अंदर से जो है वो एक सुर में या एक लय बद्ध कर देती है और एक सोसाइटी को अच्छा सोसाइटी बनाती है। इसके बाद जो है वो है स्टेट। तो यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट के बारे में क्या बताए हैं प्लेटो, वो भी इसमें दिए हुए हैं। तो प्लेटोज फिलोसॉफिकल व्यूज हैड मेनी सोसाइटल इम्प्लीकेशंस। प्लेटो का जो फिलोसॉफिकल व्यूज था उसमें सोसाइटी के प्रति बहुत सारा उलझन था, इम्प्लीकेशन था, स्पेशली ऑन द आइडिया ऑफ एन आइडियल स्टेट और गवर्नमेंट। खास करके जो आइडिया थी उनकी आइडियल स्टेट और सरकार की, गवर्नमेंट की, उसके ऊपर। सम ऑफ द मोस्ट फेमस डॉक्ट्रिन्स आर कंटेंट इन द रिपब्लिक। रिपब्लिक में बहुत सारे ऐसे जो फेमस डॉक्ट्रिन्स हैं वो लिखे गए हैं, और साथ ही साथ में उन्होंने लॉज में और स्टेट्समेंट्स में भी लिखे हुए हैं। प्लेटो asserts that societies have a tripartite class structure। प्लेटो मानते हैं कि सोसाइटीज़ में एक ट्राइपार्टेट क्लास स्ट्रक्चर होती है, करस्पॉन्डिंग टू द एपिटाइट स्पिरिट रीजन स्ट्रक्चर ऑफ द इंडिविजुअल सोल। जो कि इंडिविजुअल जो सोल होती है उनकी जो एपिटाइट होती है, स्पिरिट होती है, रीजन होती है, उसके स्ट्रक्चर के अनुसार से होती है, करस्पॉन्डिंग होती है। पीपल डिफर इन देयर एबिलिटीज़ एंड कैपेसिटीज़। पीपल अपनी अपनी एबिलिटीज़ और कैपेसिटीज़ में अलग अलग होते हैं। दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 क्लासेस। उन्हें 3 क्लासेस में ग्रुप किए जा सकते हैं। सम बेस्ट सूटेड टू द लेबरर्स, कारपेंटर्स, फार्मर्स एट्सेट्रा। कहते हैं सबसे अच्छा जो सूट करने वाला काम है, जो सूट करता है उन सबको, वो है लेबर, कारपेंटर, फार्मर्स। इन देम द एपिटाइट डोमिनेट्स। उनके अंदर वे भूख बसती है, मतलब वो हमेशा चाहते हैं कि कुछ न कुछ उन्हें जीवन में प्राप्त हो। अदर्स हु आर एडवेंचरस। दूसरे जो कि साहसिक होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, ब्रेव होते हैं, और वो खतरे भी को के साथ भी प्यार करते हैं। दिस फॉर्म द प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द स्टेट। ये वो लोग होते हैं जो स्टेट को रक्षा लेने का जिम्मा लेते हैं, और उनके अंदर में जो है वो डोमिनेट्स की भावना जग जाती है। डोमिनेट का मतलब होता है कि अब हम जो है कहीं ना कहीं शासन करें। थर्ड, सम हु आर इंटेलिजेंट। कुछ ऐसे होते हैं जो इंटेलिजेंट होते हैं, रैशनल होते हैं, सेल्फ कंट्रोल्ड होते हैं, इन लव विद विजडम, जिन्हें कि विजडम से प्यार होता है। द गवर्निंग पार्ट, जो कि गवर्निंग पार्ट होती है, और ये सोल की रैशनल पार्ट होती है। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल, द प्रिंसिपल्स ऑफ एथेनियन डेमोक्रेसी, मतलब इस मॉडल के आधार से पर में, या इस मॉडल के अनुसार से जो एथेनियन डेमोक्रेसी के जो सिद्धांत है, एज इट एग्जिस्टेड इन हिज डे, जैसे कि उनके दिनों में हुआ करता था, आर रिजेक्टेड एज ओनली ए फ्यू। इसे कुछ ही लोगों के द्वारा रिजेक्ट किया गया। आर फिट टू रूल, जो कि रूल के लिए ठीक है। इंस्टेड ऑफ रेट्रिक एंड परसुएजन, कहते हैं रेट्रिक और परसुएजन के बदले प्लेटो सेज रीजन एंड विजडम शुड गवर्न। प्लेटो का मानना है कि रीजन और विजडम को गवर्न करनी चाहिए। रेट्रिक और परसुएजन का मतलब होता है, रेट्रिक का मतलब वो होते हैं जो कि हम ऐसी बात बोलते हैं जिससे कोई प्रभावित हो जाए, और परसुएजन होते हैं जिससे हम किसी को मना लें, अपनी बातों से मना लें। Until philosophers rule as kings, or those who are now called kings and leading men genuinely and adequately philosophize, that is, until political power and philosophy entirely coincide। कहते हैं कि जब तक philosophers एक किंग के रूप में शासन करते हैं, या वे लोग जो कि अभी किंग कहे जाते हैं या लीडिंग मैन कहे जाते हैं, जो कि जेन्युइनली और एडिक्वेटली रूप से फिलोसोफाइज करते हैं, दैट इज़ वह यह होता है अनटिल पॉलिटिकल पावर और फिलोसफी, कि जब तक
पॉलिटिकल पावर और फिलॉसफी पूरी तरीके से एक दूसरे से नहीं मिलते जुलते हैं, कोइंसाइड होते हैं. While the many natures who at present pursue either one exclusively are forcibly prevented from doing so. जबकि बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती है नेचर में जो कि वहाँ पे प्रेजेंट होती है, वो या तो एक्सक्लूसिवली उन्हें या तो फोर्सिबली जो है उन्हें प्रिवेंट किया जाता है ऐसा करने से. सिटीज़ विल हैव नो रेस्ट फ्रॉम एविल्स. तो सिटीज़ जो है, ऐसी सिटीज़ को जो है एविल से कभी भी चैन नहीं मिलता है. नॉर आई थिंक विल द ह्यूमन रेस. अब मुझे लगता है ना ही इससे ह्यूमन रेस को जो है कोई लाभ होगा. अब इसका मतलब यहाँ पे ये दे रखा है कि कहते हैं कि पॉलिटिकल पावर और पॉलिटिकल फिलोसफी entirely coincide while the many natures who are present pursue either one are forcibly prevented. मतलब कहते हैं कि जो नेचुरल तरीके से अगर कोई काम स्टेट में होने वाला है, अगर उसको किसी न किसी तरीके से रोका जाता है, तो ऐसी स्टेट पे क्या होती है, एविल्स जो है वो अपना घर बना लेती है और ह्यूमन रेस को इससे भला नहीं हो सकता है. ठीक है, क्योंकि किंग्स या फिलोसोफर्स जब रूल करते हैं तो वो तो अपने तरीके से रूल करेंगे और फाइनली जो नेचुरली तरीके से वो रूल करेंगे नहीं, और इससे क्या होता है, वहाँ पर में बुराई बुराई पनपेगी. इससे ह्यूमन बीइंग को भला होने वाला नहीं है. इसके बाद दे रखे हैं हिज क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी. उनका जो डेमोक्रेसी जो था उनके ऊपर उन्होंने क्या क्रिटिसाइज़ किया था, क्या विवेचना दिया था, उसके बारे में दे रखे. The rulers in democracy are not chosen because of their character but because of their manners, voice, handsome appearance, etc. कहते हैं जो डेमोक्रेसी में जो शासक है, रूलर्स हैं, उन्हें उनकी कैरेक्टर के अनुसार से नहीं चुना जाता है, बल्कि उनके मैनर्स, जो काम करने के तरीके हैं, जो बात करते हैं, वो अच्छा खासा दिखते हैं, उनके अनुसार से उनको चुना जाता है. कितनी अच्छी बात कही है. आज भी यही कुछ हो रहा है. गुण के अनुसार से किसी को नहीं चुना जाता है, बल्कि उनकी जो है बात करने के तरीके हैं, बात करने से लोगों को लुभा लेते हैं अपनी तरफ. और हैंडसम अपीयरेंस तो दे ही रखा है, अगर अच्छा खासा वो दिखने में लगते हैं. दे आर लाइक कुक्स हु क्लेम टू नो व्हाट द बेस्ट फूड इज़ नीडेड फॉर ए पेशेंट. ये ऐसे रसोइया की तरह होते हैं जो कि यह क्लेम करते हैं, मतलब जानने का क्लेम करते हैं कि सबसे अच्छा फूड क्या होगा पेशेंट के लिए. वेयर एज द फिजिशियन मस्ट बी द वन टू डिसाइड इट. जबकि डॉक्टर भी जो है वो ऐसे व्यक्ति होते हैं ऐसा डिसाइड करने के लिए. However, placing supreme power in the hands of a specially trained elite would be desirable only. लेकिन फिर भी कहते हैं यहाँ पे प्लेटो कि अगर हम सुप्रीम पावर जो है वो किसी ट्रेंड एलिट के हाथों में दे दें, तो ये ऐसा ठीक हो भी सकता है, लेकिन उसी हाल में हो सकता है जब ये सारे कंडीशन इन्होंने दे रखे हैं कि अगर ये ट्रेंड एलिट का मतलब होते हैं जो समाज में थोड़ा अच्छे परिवार से लोग होते हैं, तो उनको ट्रेंड एलिट कहा गया है. कहते ट्रेंड एलिट के हाथों में तो पावर दिया जा सकता है, सुप्रीम पावर, लेकिन उसी कंडीशन पे दिया जा सकता है जब ये कंडीशन सारा जो आगे लिख रखे हैं वो कंडीशन अप्लाई हो. फर्स्ट है देयर वर इरिड्यूसिबल डिफरेंस इन मैंस इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़. कि यहाँ पर में जो मैंस के इंटेलेक्चुअल कैपेसिटीज़ है उसमें इरिड्यूसिबल डिफरेंस का मतलब ना के बराबर कोई डिफरेंस हो. यहाँ पे इरिड्यूसिबल का मीनिंग भी यही है. ठीक है, नॉट एबल टू बी रिड्यूस्ड और सिंप्लीफाइड. दूसरा जो सेकंड दे रखे हैं वो है इफ़ दीज डिफरेंसेस कुड बी डिस्कवर्ड अर्ली इन लाइफ. और अगर ऐसा कोई इरिड्यूसिबल डिफरेंस है भी, तो ये अगर अर्ली लाइफ में ही जो है अगर ये पता चल जाए तो इसको पता किया जाना बहुत ज़रूरी है. इफ़ देयर इज़ ए ट्रूथ अबाउट पॉलिटिक्स दैट कैन इनफॉलिबली बी नोन. और अगर पॉलिटिक्स के बारे में कोई ट्रूथ है जिससे कि बिना गलती के जाना जा सकता है,
और फोर्थ है द एलिट नोइंग व्हाट इज़ गुड फॉर ऑल, कि एलिट को यह पता होनी चाहिए कि सबके लिए क्या अच्छा होना चाहिए। वुड एक्ट ऑन इट्स नॉलेज, तो वह इस नॉलेज पे अपना काम करेंगे। एज वी नो देयर इज़ वेरी लिटल चांस ऑफ दिस एंड प्लेटोज आइडियल स्टेट विल ऑलवेज रिमेन ए यूटोपिया हुज आइडियल इज क्वेश्चनेबल। और जैसे कि जानते हैं कि इस तरह का चांस बहुत ही कम है, और प्लेटो की जो आइडियल स्टेट है वो मात्र यूटोपिया बन के रह जाती है। यूटोपिया का मतलब होता है कि आप मन में कुछ सोचते हैं, मन ही में रह जाती है, आपका विचार बाहर तक नहीं जा पाती है। जिसके आइडियल के ऊपर हमेशा क्वेश्चन किया जाता है वही कह रहे हैं हुज आइडियल इज क्वेश्चनेबल। नेक्स्ट है आपका वो है फिलोसफी ऑफ आर्ट। फिलोसफी ऑफ आर्ट इन्होंने क्या दिया था? द थ्योरी ऑफ आर्ट इज ऑल्सो डिटरमिन्ड बाय द थ्योरी ऑफ आर्ट फॉर्म्स। कहते हैं जो थ्योरी है आर्ट की उसे फॉर्म ऑफ थ्योरी से भी डिटरमिन किया जाता है। ए थिंग इज़ ब्यूटीफुल टू द एक्सटेंट इट पार्टिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ ब्यूटी। कोई भी चीज़ तब तक सुंदर लगती है जब तक ये सुंदरता की फॉर्म में दिखाई देती है। ऑर्डर एनीवेयर इन द यूनिवर्स फॉर हिम वॉज ब्यूटीफुल। कहते हैं यूनिवर्स में कहीं भी अगर ऑर्डर है तो वो उनके लिए क्या है? ब्यूटीफुल है। द आर्टिस्ट हु ग्लोरीफाइज द इमिटेशन इज लाइक ए कुक एंड द रेट्रोशियन। कहते हैं ऐसे आर्टिस्ट जो कि नकल की प्रशंसा करते हैं, जो कोई व्यक्ति नकल करता है, इमिटेशन करता है, अगर उसकी प्रशंसा करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं, तो यह आर्टिस्ट एक ऐसे रसोइया की तरह होते हैं, कुक की तरह होते हैं और रेट्रोशियन होते हैं। हु बाय ट्रिकलिंग मैंस फैंसी पाम्स ऑफ इनएडिक्वेट imitations on an unsuspecting public, who by trickling man's fancy, वो क्या करते हैं ऐसे जो आर्टिस्ट होते हैं वो बाय टिकलिंग मैंस फैंसी, कहते हैं मैंस की जो फैंसी होते हैं उनकी तरफ उनका ध्यान चला जाता है। पाम्स ऑफ इनएडिक्वेट इमिटेशंस, और ये इनएडिक्वेट इमिटेशंस जो होते हैं उनको करने के लिए कहते हैं। पाम्स ऑफ का मतलब होता है ट्रिकली रूप से किसी को जो है किसी बात के लिए कराना, मतलब ट्रिकली का मतलब होते हैं चीटिंग करते हुए या ऐसे करके बोल करके काम करवाना जिससे सामने वाले को पता भी न चले। तो कहते हैं ऐसे आर्टिस्ट इन चीज़ों को बढ़ावा देते हैं, पाम्स ऑफ करते हैं। ऑन एन अनसस्पेक्टिंग पब्लिक, अनसस्पेक्टिंग पब्लिक के ऊपर। अनसस्पेक्टिंग पब्लिक का मतलब कि अगर कोई इमिटेशन कर रहा है तो उनको करने दो, लेकिन जो इमिटेशन हो रहा होता है उससे उसके ऊपर कोई पब्लिक शक नहीं कर रही होती है। द पेंटिंग्स दैट वी प्राइज एज वर्क्स ऑफ आर्ट आर बट शेडोज ऑफ शेडोज। कहते हैं ऐसे पेंटिंग्स जिससे कि हम एक वर्क्स के प्राइज के रूप में मान लेते हैं, या वी प्राइज एज वर्क्स ऑफ आर्ट, या जिसे हम आर्ट के वर्क्स के प्राइज के रूप में मान लेते हैं, ठीक है। आर बट शेडोज ऑफ शेडोज, ये कुछ नहीं होते हैं, ये शेडो होते हैं शेडोज के। मतलब इनके कहने का मतलब है कि पहले से ही कोई शेडोज वर्ल्ड में अवेलेबल है और उसको देख करके हम कुछ बना रहे हैं, तो वो पेंटिंग्स कुछ नहीं है, बस शेडोज ऑफ शेडोज है। मतलब यहाँ पे ये पेंटिंग को महत्व नहीं देते। इनका कहना था ये सारी चीज़ नकल है, और नकल चीज़ पे प्लेटो जो है वो फोकस नहीं करते थे, उनको वो ग्रेट नहीं मानते थे। अब आगे जो लास्ट पार्ट है वो है आपका लेट अस सम अप का। तो ऑगस्टाइन बेस्ड हिज फिलोसफी ऑन प्लेटो। कहते हैं प्लेटो के अनुसार से ऑगस्टाइन ने अपनी फिलोसफी तैयार करी थी। एक्विनास टुक ऑगस्टाइन्स फिलोसफी एंड कंबाइंड विद एरिस्टोटल। कहते हैं एक्विनास जो थे उन्होंने ऑगस्टाइन की फिलोसफी ली थी और इस फिलोसफी को एरिस्टोटल से जोड़ दिया था, विच इन टर्न बिकेम द ऑफिशियल फिलोसफी ऑफ द चर्च, जो कि बाद में या बदले में चर्च की जो ऑफिशियल फिलोसफी थी वो बन गई। ऑगस्टाइन्स टू सिटीज, थॉमस Campanella's City of the Sun, Thomas More's Utopia, and even the Manifesto of Karl Marx show the influence of Plato. कहते ऑगस्टाइन के जो दो सिटीज़ हैं, थॉमस कॉपेनेलास सिटी ऑफ द सन है
थॉमस मोरिस का यूटोपिया है, और यहाँ तक कि जो कार्ल मार्क्स की मैनिफेस्टो है, ये प्लेटो के प्रभाव को दिखाती है। मतलब सभी में प्लेटो का प्रभाव है। Whitehead's statement that the European philosophical tradition is a series of footnotes to Plato. Whitehead's का एक स्टेटमेंट आया था, उन्होंने बताया था कि यूरोपियन जो फिलोसफिकल ट्रेडिशन है, ये प्लेटो की जो फुटनोट की सीरीज़ है, बस वही है। इज़ ए डिलाइटफुल हाइपरबॉल, जो कि उनका यह कथन जो है बहुत ही मनोरंजक या डिलाइटफुल हाइपरबॉल है, अतिशयोक्ति है, जिसमें उन्होंने बात को चरा बरा के कही है। It would be more exact to say that every page of the history of the European philosophy reflects the undiminishing brilliance of Platonic thought. और यह कहना बहुत ही सही होगा कि यूरोपियन फिलोसफी का हर एक जो पन्ना है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसमें प्लेटोनिक थॉट की अनडिमिनिशिंग ब्रिलियंस को दिखाती है। मतलब अनडिमिनिशिंग ब्रिलियंस का मतलब होता है प्लेटो ने जो भी थॉट दिया था, उसको में हम कुछ भी काट छांट नहीं कर सकते, तो उसी को अनडिमिनिशिंग ब्रिलियंस कहा गया है। प्लेटोनिज्म इज़ द इमेज ऑफ प्लेटो। प्लेटोनिज्म क्या है? ये प्लेटो की एक ऐसी इमेज है, द फिलोसोफर एंड द एक्सटेंशन ऑफ हिज ब्यूटी, जिसमें कि फिलोसोफर और उनकी जो पर्सनैलिटी है, उसका एक्सटेंशन दिखता है। वट एवर बी वंस पर्सनल अप्रेजल ऑफ प्लेटोज रिफ्लेक्शन, कहते हैं किसी भी व्यक्ति का चाहे खुद का कुछ भी प्लेटोज के रिफ्लेक्शन की प्रशंसा हो, इट कैन हार्डली बी डाउटेड दैट the dialogues contain one of the most exalted philosophies envisioned by the human mind. यह शक करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है that the dialogues contain one of the most exalted philosophies, कि जो dialogues हैं उसमें बहुत सारे जो philosophers को प्रशंसा किया गया था, उनमें उनकी चीज़ों को मिला करके रखा गया है, और ये ह्यूमन माइंड की एक उत्पत्ति है, envisioned है। Nor can it be questioned that Plato himself is one of the most noble embodiment of the philosophical ideals. और ना ही इस बात पे क्वेश्चन की जा सकती है कि प्लेटो खुद जो है वो एक नॉवल एम्बॉडीमेंट थे philosophical ideals के। He unites the thoughts of his predecessors in one profound mind. वो अपने जो पहले के जो predecessors थे, उनसे जो पहले आए थे philosophers, उनके विचारों को जो है जोड़ते हैं, अपने गंभीर जो विचार होते हैं, माइंड होते हैं, उनमें, एंड देयर मीडिएट कॉन्सेप्ट्स इन वन सुप्रीम हार्मोनी, और उनके जो प्रेडिसेसर्स हैं, उनके जो बहुत सारे विचार हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उनको एक बहुत ही लंबा चौड़ा करके या सुप्रीम हार्मोनी बना करके उनको तैयार करते हैं। कहते हैं इमर्सन के लिए, इट इज सो ट्रू दैट प्लेटो इज़ फिलोसफी एंड फिलोसफी इज़ प्लेटो। इमर्सन कहते हैं कि प्लेटो जो है वो फिलोसफी है और फिलोसफी प्लेटो है, और यह सत्य है। ही सेड ऑफ द रिपब्लिक, उन्होंने रिपब्लिक के बारे में क्या कहा था? बर्न द लाइब्रेरीज फॉर देयर वैल्यू इज़ इन दिस बुक, कहते लाइब्रेरीज को जला डालो क्योंकि इनकी कीमत जो है इनकी किताबों में होती है। ये एंड हो गया चैप्टर। अब इसके बाद कीवर्ड्स हैं, फिर से देख लेते हैं एक बार कीवर्ड में क्या है। आइडियल जो प्लेटोनिक है, आइडियल मीन्स द यूनिवर्सल्स दैट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ पार्टिकुलर्स इन ए वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन। आइडियल का मतलब होते हैं यूनिवर्सल, जो कि इंडिपेंडेंटली कहीं एग्जिस्ट करती है पर्टिकुलर से, और पर्टिकुलर्स इन ए वर्ल्ड ऑफ इट्स ओन। मतलब इनके कहने का मतलब है कि कोई भी चीज़ अगर ख़ास इस दुनिया में है, तो उनसे अगर कोई चीज़ बिल्कुल आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, तो ऐसी चीज़ों को ही आइडियल मानते हैं प्लेटो। उसके बाद यूनिवर्सल जो है, यूनिवर्सल इज़ एनीथिंग दैट कैन बी प्रेडिक्टेड ऑफ ए पर्टिकुलर, और यूनिवर्सल जो है कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे कि पर्टिकुलर रूप में प्रेडिक्ट किया जा सकता है। तो इसके साथ ये चैप्टर ओवर हो गया, जो
प्लेटो का था, अब इसके बाद हम एरिस्टोटल का करेंगे नेक्स्ट पार्ट ऑफ वीडियो में।